हेलो मेरे प्यारे साथियों, आपकी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अमित स्टडी सेंटर 99 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्लास 12 नागरिक शास्त्र सिविक्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और 100 नंबर का पेपर आपका आता है। देखिए, क्लास 12 द सिविक्स यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो यही मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो देखिए, आपका जो प्रश्न पूछा गया, आपका जो देखिए पूछा गया है, क्या क्या कह रहा है कि इसमें कक्षा 12 नागरिक शास्त्र सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके कक्षा 12 में नागरिक शास्त्र के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को देखा जाएगा। और आपका पहले नंबर पर आता है बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि 1 × 10 = 10 अंक, एक एक नंबर का 10 प्रश्न पूछा जाता है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए देर ना करते हुए आपके प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। कौन कौन से प्रश्न आपका पूछा गया है। देखिए, मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी इंसान, कोई भी स्टूडेंट पढ़ने या लिखने में कमज़ोर नहीं होता है। जो जितना समय देता है वह उतना कामयाब होता है और उतना आगे जाता है। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न पूछा गया है कि एजेंडा 21 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो एजेंडा 21 है वह किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर क है क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ख है आतंकवाद, ऑप्शन नंबर ग है उपनिवेशवाद, ऑप्शन नंबर घ है पृथ्वी सम्मेलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, पृथ्वी सम्मेलन। किससे? पृथ्वी सम्मेलन से। जो एजेंडा 21 है पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन से संबंधित है। और पृथ्वी सम्मेलन या तो रियो सम्मेलन कब हुआ था, तो यह 1992 में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कहाँ पर? ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक, तो आपका प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न के तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है। प्रश्न नंबर 2 आपका पूछा गया है, सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था। जो सोवियत संघ है वह कितने गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था। ऑप्शन नंबर क है 28, ऑप्शन नंबर ख है 13, ऑप्शन नंबर ग है 15, ऑप्शन नंबर घ है 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था। किसे? सोवियत संघ को। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, प्रश्न नंबर 3, भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ था। ऑप्शन नंबर का 1947 में, ऑप्शन नंबर ख 1956 में, ऑप्शन नंबर ग 1950 में, ऑप्शन नंबर घ कभी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क 1947 को, मध्यरात्रि को, मतलब 1947 में ही जान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए डेली लाता रहूँगा ताकि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 90%, 90% प्लस आपका रिजल्ट बने। तो अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि जब हम वीडियो बनाएं तो तुरंत आपके यहाँ नोटिफिकेशन पहुँच जाए आपके पास। इस वीडियो में मैं आपको सभी प्रश्न को समझा कर बताऊँगा ताकि आपको किसी भी तरह का डाउट ना रह जाए। बांडुंग सम्मेलन, बांडुंग, देखिए यह बांडुंग, जो बांडुंग सम्मेलन है वह कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर क है भारत में, ऑप्शन नंबर ख है इंडोनेशिया में, ऑप्शन नंबर ग है अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर घ है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ख। कहाँ पर? जो बांडुंग सम्मेलन हुआ था वह इंडोनेशिया में हुआ था। मैं वादा करता हूँ कि अगर आप हमारे पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं बिना एक भी पार्ट स्किप किए तो आपको ज़रूर वीडियो पसंद में आएगा, क्योंकि मैं एक एक प्रश्न को आपको समझा कर बताऊंगा। प्रश्न नंबर 5वां पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, 1991 की मुख्य घटना क्या है। ऑप्शन नंबर क सोवियत संघ का विघटन, ऑप्शन नंबर ख स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का गठन, ऑप्शन नंबर ग बर्लिन की दीवार का तोड़ा जाना, ऑप्शन नंबर घ शाक थेरेपी नीति का प्रयोग। तो 1991 की जो मुख्य घटना है, आप जान रहे हैं कि 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ था। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो ये बर्लिन की दीवार है यह कब
तोड़ा गया था? तो 1961 में बनाया गया था। कब? बर्लिन की दीवार 1961 में बनाया गया था। आप नोट करके एक प्रश्न लिखिए, मैं बोल रहा हूँ कि नोट में लिखिए, नोट ऐसे NOTE, या तो NOT लिख दीजिए या तो हिंदी में आप नोट लिख दीजिए, न पे वक्मांतरा टी, नोट लिखिए। बर्लिन की दीवार 1961 में बनाई गई थी तथा इस दीवार को 1989 में तोड़ा गया था। तो देखिए यहाँ से एक प्रश्न आपका और तैयार हो गया। प्रश्न नंबर 6 पूछा गया है, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहे या तो कहेगा कि रियो सम्मेलन, रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन कहे, बात एक ही है। कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन नंबर क संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर ख जापान, ऑप्शन नंबर ग ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर घ इनमें से कोई नहीं। अभी मैं आपको पहले ही जब क्वेश्चन करा रहा था तो बताया था कहाँ पर? ब्राज़ील में। कहाँ पर? ब्राज़ील का शहर रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। तो आपका यह भी प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। चलिए 7वें प्रश्न के चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपका पूछा गया है, संपूर्ण क्रांति के जनक थे। संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? ऑप्शन नंबर क है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर ख है इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर ग है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर घ है लाल बहादुर शास्त्री। तो संपूर्ण क्रांति के जो जनक है वह जयप्रकाश नारायण है। कौन है? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति के जनक जब भी पूछे तो जयप्रकाश नारायण आपको राइट आंसर मार देना है। ठीक, तो चलिए अगले प्रश्न के उत्तर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न कौन सा पूछा गया है? मेरा ये दावा है पूरी तरह से, अगर आप पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ही हमारे मेहनत का फल होगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 पूछा गया है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? ऑप्शन नंबर क है 1957 में, ऑप्शन नंबर ख है 1950 में, ऑप्शन नंबर ग है 1980 में, ऑप्शन नंबर घ है 1990 में। तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वह कब हुआ था? 1990 में। और 1950 की मैं आपको एक घटना बता दूं, 26 जनवरी कब हुआ था? 26 जनवरी यही 1950 को क्या हुआ था? हमारा संविधान लागू हुआ था। हमारे भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? लागू हुआ था। यहाँ पर भी आप नोट में लिखिए, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। चलिए अब अगले प्रश्न के चलते हैं। आपका अगला प्रश्न कौन सा है? आपका प्रश्न नंबर 9 पूछा गया है, भारत के मिल्कमैन के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के या तो भारत में मिल्कमैन के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर क है MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर ख है वर्गीज कुरियन, ऑप्शन नंबर आपका ग है कि KN राज, ऑप्शन नंबर घ है JC कुमारप्प। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा। वर्गीज कुरियन को भारत में या भारत के मिल्कमैन के रूप में जाना जाता है। अगर कहेगा कि मिल्कमैन के रूप में किसे जाना जाता है तो आपको मारना है MS स्वामीनाथन, लेकिन जब भारत की बात की जाए तो आपको राइट आंसर मारना है वर्गीज कुरियन। देखिए आपको खुद सब समझ रहे हो कि किस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप हमारे वीडियो पर कमेंट कीजिए, हम आपको क्या करेंगे कि हम आपको जो भी सब्जेक्ट है आर्ट साइंस के सभी सब्जेक्टों को मैं डिटेल से बताऊंगा, ताकि आपको किसी भी तरह का परेशानी ना हो। तो चलिए आपका प्रश्न नंबर 10वां लास्ट प्रश्न पूछा गया है, चीन की क्रांति किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर क है 1947 में, ऑप्शन नंबर ख है 1949 में, ऑप्शन नंबर ग है 1951 में, ऑप्शन नंबर घ है 1954 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1949 में। चीनी क्रांति कब हुई थी? 1949 में। 1947 में क्या होता? हमारा भारत हमारा स्वतंत्र हो गया था। ठीक, उसके बाद 1951 में क्या होता? तो 1951-52 में क्या होता? प्रथम आम चुनाव हुआ था। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको अलग से भी बता दे रहा हूँ, ये भी लिख लीजिए, आप नोट में लिखिए। 1947 ईस्वी को हमारा भारत स्वतंत्र हो गया। इसमें लिखिए 1951 से 52 में प्रथम आम चुनाव हुआ था। 1951 से 52 के बीच में क्या होता? प्रथम आम चुनाव हुआ था। तो चलिए आपका देखिए 10 नंबर आपका यहाँ से पूरा कंप्लीट हो जाता है, एक नंबर का 10 प्रश्न। अब चलिए हम चलते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न की तरफ। आपका अति लघुत्तरी प्रश्न कौन कौन सा पूछा गया है?
अगला आपका देखिए आ गया है अति लघु उत्तरी प्रश्न 2 गुणे 10 बराबर 20 अंक। 20 अंक के प्रश्न यानी 20 नंबर के प्रश्न पूछा जाता है अति लघु उत्तरी प्रश्न, जो कि क्या कहता है कि आप 10 शब्दों में इसका उत्तर दीजिए। कितने? 10 शब्दों में इसका आप उत्तर दीजिए। उसके लिए आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा। 10 शब्द में एक प्रश्न 10 शब्दों में आपको लिखना है, उसके लिए आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा। 2 गुणे 10 यानी 2 गुणे 10 यानी 2 दहा में 20 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जाता है, आपका अति लघु उत्तरी प्रश्न। तो चलिए पहले प्रश्न के तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 आपका हो गया था। 10 के बाद देखिए 11 आएगा और 11 से आपका क्या हो जाएगा, अति लघु उत्तरी प्रश्न शुरू हो जाएगा। तो पहला प्रश्न पूछा गया अति लघु उत्तरी का, भारत में समाजवादी दल का गठन कब किया गया, कब हुआ था? जो भारत है वहाँ पर समाजवादी दल का गठन कब हुआ? तो उत्तर में देखिए मैं हेडिंग डाल दिया हूँ कि भारत में समाजवादी दल का गठन। आपको समझाने के लिए पहले प्रश्न में हेडिंग डाल दिया गया है ताकि आप समझकर सभी प्रश्नों में इसी तरह से हेडिंग डालकर आप सभी प्रश्नों का उत्तर लिखें। तो देखिए पहला प्रश्न यही आपका है। अब इसका उत्तर यही है कि भारत में समाजवादी दल का गठन, हेडिंग डाल दिया। अब लिखेंगे कांग्रेस के ही समाजवादियों ने वर्ष 1948 में, कांग्रेस के जो समाजवादी लोग थे वह 1948 में क्या किए, कांग्रेस से अलग हो गए। कांग्रेस से अलग होकर समाजवादी दल का गठन किया। इसका पूरा मैं एक बार में आपको अर्थ बता दूं कि भारत में समाजवादी दल का गठन कब हुआ था। तो देखिए भारत में समाजवादी दल का गठन सीधी सीधी बात की जाए तो कांग्रेस के जो समाजवादी लोग थे वह 1948 में क्या हुए, समाजवादी दल से अलग, कांग्रेस से ही अलग होकर समाजवादी दल का गठन कर दिए। इसी को कहा जाता है समाजवादी दल का गठन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। अगर प्रश्न समझ में आया तो चलिए आपके प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 आपका पूछा गया है कि पहले जिसे पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था वर्तमान में उसका नाम क्या है। कह रहा है कि पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है लेकिन वर्तमान में उसको क्या कहा जाता है, अब उसे किस नाम से जाना जाता है, यही प्रश्न पूछा गया है। देखिए मैं बोला था कि आपको पहले में हेडिंग दे दिया हूं मैं, दूसरे में आप समझ लीजिए हेडिंग किस तरह से देना है। हेडिंग इसमें क्या बनेगा कि पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जिसे जाना जाता था वर्तमान में उसे किस नाम से जाना जाता है, इस तरह से आप हेडिंग बना लीजिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, अब लिखेंगे हम कि पाकिस्तान में 2 क्षेत्र शामिल किए गए थे। पाकिस्तान में कितने क्षेत्र शामिल किए गए थे? तो 2 क्षेत्र शामिल किए गए थे। तो कौन कौन से थे? पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी पाकिस्तान। ठीक, पश्चिमी पाकिस्तान में 2 क्षेत्र शामिल थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान था, एक पूर्वी पाकिस्तान था। ठीक, तो जो पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने वाला क्षेत्र, पूर्वी पाकिस्तान का जो पाकिस्तान का पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने वाला क्षेत्र था वर्तमान में बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है। कहेगा कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था, बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है। देखिए आप यहाँ ऊपर देख लीजिए, बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है। कहेगा कि जो बांग्लादेश है यह कब स्वतंत्र हुआ था, तो वर्ष 1971 ईस्वी में क्या हुआ था, बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया था। पाकिस्तान का एक हिस्सा था पूर्वी पाकिस्तान, उसी को क्या कहा गया कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र अलग राज्य बन गया। बांग्लादेश एक स्वतंत्र अपने को बना लिया। तो यही स्वतंत्र देश अपना क्या किया, बना लिया कि हम इससे अलग होंगे, 2 हिस्से से हम अलग हो जाएंगे। तो यही क्या हुआ, हमारा जो आंसर था प्रश्न नंबर 12 का कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और आप देख लीजिए पूरा यूट्यूब पर आपको इस तरह से समझाकर कोई नहीं बताता, एक एक प्रश्न को एकदम आप दिमाग में आपके ठोक दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 13 आपका है। प्रश्न नंबर 13 पूछा गया है, पंडित नेहरू ने यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी या तो अथवा
भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट भाषण कहाँ पर दिया था? कहाँ दिए थे? कहाँ दिए थे? आप नोट में लिखिए, मैं प्रश्न बोल रहा हूँ कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक प्रसिद्ध भाषण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। अगला प्रश्न आप लिखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित नामक भेंट भाषण दिया गया था उन्हीं के द्वारा। ठीक, तो चलिए अब उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तर आपका है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उक्त भाषण, यह भाषण 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को संसद में दिए थे। कहाँ पर? संसद में। किस लिए दिए थे? संविधान सभा के एक विशेष सत्र को। संविधान सभा के कई सत्र होते हैं, बैठक होती हैं, उसी बैठक में क्या किए थे? संबोधित करते हुए यह भाषण दिए थे। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न समझ में आया। क्या कहा? प्रश्न ने क्या कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उक्त भाषण, यह भाषण कब? 14 से 15 अगस्त 1947 के मध्यरात्रि को दिए थे। कहाँ पर? संसद में। संविधान सभा का एक विशेष सत्र था, उसी सत्र को संबोधित करते हुए इन्होंने यह भाषण दिया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रश्न समझ में आ गया है। प्रश्न समझ में आ गया है तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या रहे? अगला प्रश्न आपका पूछा गया, प्रश्न नंबर 14, युद्ध के अतिरिक्त मानव सुरक्षा के किन्हीं अन्य 4 खतरों का उल्लेख कीजिए। कह रहा कि युद्ध के अलावा अगर युद्ध ना हो तो मानव सुरक्षा के किन्हीं 4 खतरों का, मानव की जो सुरक्षा वह कैसे खतरा में पड़ सकता है युद्ध के अलावा भी, तो उसी 4 खतरों का नाम बताइए। तो उत्तर में देखिए क्या लिखा है, युद्ध के अतिरिक्त मानव सुरक्षा के लिए 4 खतरे भी हैं, निम्न 4 खतरे भी हैं। तो अब 4 खतरे कौन कौन से हैं? युद्ध के अलावा भी यह खतरा हो सकता है। तो चलिए आपको चारों खतरा मैं बता देता हूं अगले पेज पर। देखिए, जो आपका पहला खतरा है वह है आतंकवाद। आतंकवाद मतलब जब आतंकवादी आएंगे, हमला करेंगे, तो आतंकवाद अगर फैल जाए तो भी हमको क्या हो सकता है? दिक्कत हो सकता है और हमारी जो है समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में आ सकती हैं, खतरा हो सकता है हमारे जीवन पर। और दूसरा है निर्धनता। अगर हमारे पास धन नहीं रहेगा सही से, हमारे बच्चे और हमारे परिवार में कोई भी पढ़ लिख नहीं सकेगा, सदस्य अच्छी तरह से खान पान नहीं कर सकेगा, तो क्या होंगी? तरह तरह की समस्या। अगर सारी सुविधाएं नहीं रहेंगी तो तरह तरह की क्या आएंगी? समस्याएं आएंगी। तो निर्धनता भी हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, अगर हमारा स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो गया और हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बार बार हम बीमार हैं, किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं, बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में आ रही हैं, तो क्या होगा? परेशानियों को झेलना ही पड़ेगा। तो खतरा यह हमारे जीवन के लिए हो सकता है। मानवाधिकार का हनन, अगर हमारा मानवाधिकार है कि हम रोड पर चल सकते हैं, पहन सकते हैं, बोल सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, उसका अगर कोई हनन कर रहा है तो भी हमारा जीवन समझ लीजिए खतरा में ही है। तो इसीलिए हमारा हर चीज़ सही से होना चाहिए और सही चीज़ संपन्न तब होगा और आप अपने जीवन में तब आगे जाएंगे जब शिक्षा को ग्रहण करेंगे। शिक्षा से अच्छा रास्ता कोई हो ही नहीं सकता। यह एक ऐसा हथियार है जो किसी भी मेटल डिटेक्टर मतलब किसी भी मशीन में इसको पकड़ा नहीं जा सकता है कि कौन सा व्यक्ति कितना शिक्षित है, कितना पढ़ा लिखा है और कितना ज्ञानी है। इसीलिए तो शिक्षा को बहुत ही महत्व देता है। सरस्वती दुनिया धोखा दे सकता है, लेकिन सरस्वती आपको आपके जीवन में कभी धोखा नहीं दे सकती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 आपका पूछा गया, मैकडोनाल्डीकरण से क्या अभिप्राय है? देखिए, यह प्रश्न यूपी बोर्ड के कई सेट में पूछा गया था और कई सेट में पूछा गया था जिसमें कि स्टूडेंट्स नहीं करके आए थे, छोड़ दिए थे और मुझे पता लगा तो मैं सोचा कि यार बहुत लोगों को तो कराया था, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो स्कूल से पढ़कर स्कूल से एग्ज़ाम दिए थे, उनका नहीं हो पाया था, तो मुझे बड़ा ही दुख हुआ। तो इस बार मैं आपको करा देता हूँ। यह प्रश्न आप एकदम दिमाग में छाप लीजिए, ज़रूर पूछा जाएगा और एकदम समझा कर बताता हूँ आपको आसान भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा राजनीतिक और आर्थिक रूप से
राजनीतिक और आर्थिक दोनों रूप से एक ऐसी प्रक्रिया है, मैकडोनाल्डीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक। राजनीतिक और आर्थिक रूप से जो प्रभावशाली संस्कृति है, अधिक प्रभावशाली मतलब जिसका प्रभाव, जिस संस्कृति का ज़्यादा प्रभाव है वह कम प्रभावशाली संस्कृति पर अपना प्रभाव छोड़ती है। अधिक प्रभावशाली व्यक्ति कम प्रभावशाली व्यक्ति पर अपना प्रभाव छोड़ता है, गाली देता है, उसको मारने के लिए उठ जाता है, यही बात है। तथा उसे अपने जैसा बनाने का प्रयास करती है और वह अपने जैसा उसे बनाने का प्रयास करती है, तो उसे हम मैकडोनाल्डीकरण कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा राजनीतिक आर्थिक रूप से प्रभावशाली संस्कृति कम प्रभावशाली संस्कृति पर अपना प्रभाव छोड़ती है और उसे अपने जैसा बनाने का प्रयास करती है, तो उसे हम मैकडोनाल्डीकरण कहते हैं। अब देखिए, एक सीधा इसको हम आपको बता दें। एक व्यक्ति यहाँ पर है, ठीक, जो कि यह क्या है, जबर है। यह क्या है, जबर है। और एक व्यक्ति यहाँ पर है जो कि कमज़ोर है, कमज़ोर है। कौन सा है, दूसरा व्यक्ति यहाँ पर है जो कि क्या है, कमज़ोर है। तो जो जबर व्यक्ति है वह यह जबर व्यक्ति है, वह कमज़ोर व्यक्ति पर क्या करेगा, अपना प्रभाव डालेगा और उसको कहेगा कि जिस तरह से मैं हूँ उसी तरह तुमको भी बनना है। तो यही बात यहाँ पर कहा गया, यह प्रभावशाली संस्कृति, यह कम प्रभावशाली संस्कृति, यही बात हुई यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आपको जो नागरिक शास्त्र है, सिविक्स, इतना समझा कर कहाँ कोई बता पाता है, इसको बड़ी मेहनत करना पड़ता है पढ़ने के लिए। और आप यूपीएससी, पीसीएस कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। जब तक आप सोशल नहीं पढ़ेंगे, सोशल के अंतर्गत ही आता है हमारा, सोशल साइंस के अंतर्गत आता है राजनीति विज्ञान यानी सिविक्स, नागरिक शास्त्र, तब तक आपका एग्ज़ाम निकालना बड़ा मुश्किल होगा। और यही सब तो दिमाग खोलते हैं और असलियत में पता लगता है क्या सही है क्या गलत है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 16 के तरफ। प्रश्न नंबर 16 आपका पूछा गया है कि प्रश्न नंबर 16 है, अफ़गान संकट की घटना कब घटी। जो अफ़गान संकट है उसकी घटना कब घटी थी। तो यहाँ पर हेडिंग तो आप जान ही रहे हैं, अफ़गान संकट सीधी डाला जाएगा। वर्ष 1979 के अंत में अफ़गानिस्तान से सोवियत संघ के हस्तक्षेप ने गंभीर संकट पैदा कर दिया था। कब, 1979 में जो अफ़गानिस्तान है वह सोवियत संघ के हस्तक्षेप ने, अफ़गानिस्तान सोवियत संघ के हस्तक्षेप में उससे मिलकर क्या किया कि गंभीर पैदा कर दिया। अफ़गानिस्तान सोवियत संघ में आया और उससे भिड़कर हस्तक्षेप किया उसमें, और उसमें गंभीर संकट पैदा कर दिया, ठीक। राष्ट्रपति कार्टर ने अफ़गानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप की विश्व शांति के लिए खतरा बताया। और जो राष्ट्रपति कार्टर थे उन्होंने क्या किया कि अफ़गानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप की विश्व शांति के लिए, जो सोवियत हस्तक्षेप है वह विश्व शांति के लिए खतरा बताया। अगर सोवियत पर कोई हस्तक्षेप करता है तो यह एक तरह का विश्व शांति का खतरा बन सकता है। यह बात बताएं किसने, राष्ट्रपति कार्टर ने बताएं, ठीक। तो चलिए, आपका प्रश्न नंबर 16 आपको समझ में आ गया पूरी तरह से। चलिए प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न नंबर 17, द्विध्रुवीयता का अंत किस वर्ष हुआ था। जो द्विध्रुवीयता है, द्विध्रुवीयता मतलब आप समझ रहे हैं, एक है सोवियत संघ जिसे USSR कहा जाता है, और एक है आपका USA संयुक्त राज्य अमेरिका। ए है एक ध्रुवीयता, ए है दूसरी एक ध्रुवीयता ए है। तो एक ध्रुवीयता को मिला दिया जाए तो दो ध्रुवीयता बनता है। जब भी दो ध्रुवीयता की बात की जाए तो समझ लीजिए USSR संयुक्त राज्य अमेरिका, अरे USSR सोवियत संघ और USA संयुक्त राज्य अमेरिका की बात यहाँ पर किया जा रहा है। जब भी आ जाए आपका दो ध्रुवीयता, अंत इसका कब हुआ था, इसका उत्तर है 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के पतन के साथ। कब हुआ था, पतन के साथ ही विश्व में दो ध्रुवीय व्यवस्था का
पतन हो गया और विश्व एक ध्रुवी बन गया जिसमें सिर्फ अमेरिका का वर्चस्व स्थापित रहा था। सोवियत संघ का विघटन हो गया 25 दिसंबर 1991 को। तब केवल एक ध्रुवी बचा, जो बचा कि अमेरिका, और पूरे जगह पर जो था अमेरिका का वर्चस्व था। तो उम्मीद करता हूँ देखिए अमेरिका का वर्चस्व स्थापित था। तो उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। इसी तरह का वीडियो आपके लिए डेली लाता रहूँगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम के लिए बिना किताब के आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, हैदराबाद के लोगों ने आंदोलन क्यों किया? जो हैदराबाद के लोग हैं उन लोगों ने आंदोलन क्यों किया था? उत्तर इसका है, हैदराबाद का शासक कौन था? निजाम था। वह लोकतंत्र की स्थापना का विरोधी था। हैदराबाद का जो शासक निजाम था वह लोकतंत्र की स्थापना का विरोधी था। वह लोकतंत्र की स्थापना का विरोध कर रहा था, क्योंकि जब लोकतंत्र हो जाएगा तो जनता के जो हक होंगे, जो मांग होंगे, उसको देना पड़ेगा। तो वह नहीं देना चाहता था, इसीलिए क्या कर रहा था? लोकतंत्र का विरोधी था, लोकतंत्र की स्थापना का विरोधी था, विरोध कर रहा था। तथा वह जनता को अधिकार नहीं देना चाहता था, जनता को अधिकार नहीं देना चाहता था, इसलिए वहाँ के लोगों ने उसके विरुद्ध आंदोलन किया। देखिए सही बात है, जब कोई भी शासक होगा, राजा होगा, प्रधान होगा, प्रधानमंत्री होगा, मुख्यमंत्री होगा, पीएम सीएम जो भी हैं, तो अगर वह जनता का अधिकार देना नहीं चाहेंगे तो जनता सीधा सीधा क्या करेगी? धरना प्रदर्शन करेगी और उस पर क्या करेगी? आंदोलन करेगी। जैसे देखिए कौन सा आंदोलन हुआ था? ये धरना प्रदर्शन हुआ था रेलवे के लिए, तो बहुत सारे चीज़ों के लिए, बिजली के लिए होता है। जब कोई प्राइवेट किया जाता है किसी चीज़ को, तब प्राइवेटाइजेशन, तब उसके बाद क्या किया जाता है कि धरना किया जाता है, आंदोलन किया जाता है। उसी तरह से यह भी आंदोलन किया गया, जो कि शासक जनता को अधिकार देना नहीं चाहता था। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या है? 1970 के दशक में चीन की नीति में क्या बदला? 1970 के दशक में चीन की नीति में क्या बदला? देखिए 1970 के दशक में चीन नेतृत्व में परिवर्तन हुआ। 1970 उत्तर यहाँ पर है, चीन के नेतृत्व में 1970 में नेतृत्व में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ, जिससे चीनी अपनी नीति में वैचारिक मुद्दे की जगह व्यवहारिक मुद्दा को प्राथमिकता देने लगा। जो चीन है वह वैचारिक गलत विचार करता था इधर उधर, तो वैचारिक मुद्दा को छोड़कर वह आया व्यवहारिक मुद्दा की अच्छा व्यवहार से अच्छा बात किया जाए, उस पर प्राथमिकता देने लगा। यही 1970 के दशक में चीन की नीति में बदलाव आया। उम्मीद करता हूं कि आपको प्रश्न समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया 19 नंबर प्रश्न, तो चलिए आपके 20 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया है, भारत चीन के संबंधों में खटास आने के 2 कारण बताइए। भारत और चीन के बीच खटास आने के, भारत और चीन के बीच जो संबंध है उसमें खटास क्यों आया या तनाव क्यों आया? तो पहला कारण क्या है? 2 कारण मुख्य पूछा है। पहला मुख्य कारण क्या है कि चीन द्वारा 1950 ईस्वी में तिब्बत पर कब्जा कर लेना। चीन ने किया भारत के हिस्सा तिब्बत पर 1950 में कब्जा कर लिया, इसलिए भारत चीन के बीच खटास आया। दूसरा, भारत द्वारा 1959 में तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा को राजनीतिक शरण देना। भारत ने क्या किया? 1959 में तिब्बत के धार्मिक नेता थे दलाई लामा, उनको क्या किया? शरण दे दिया कि आप भारत में आ सकते हैं और आप भारत में आइए। यही चीन को बुरा लगा, इसीलिए क्या हुआ? भारत चीन के संबंधों में खटास आया। अब मैं पूरी तरह से उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यह जो मेरा वीडियो था आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए। यहाँ पर मैं आपको बताया हूँ बहुविकल्पीय प्रश्न, फिर उसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब अगले आपका इस वीडियो में टोटल 30 नंबर, देखिए 30 नंबर आपका कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय फर्स्ट और लघु उत्तरीय सेकेंड, इन दोनों प्रश्नों को उत्तर मैं कराऊंगा आपके अगले वीडियो में। और दीर्घ उत्तरीय, जो दीर्घ उत्तरीय आपके 8 नंबर में पूछा जाता है उसको कराऊंगा। और लघु उत्तरीय फर्स्ट 5 नंबर, लघु उत्तरीय सेकेंड 6 नंबर, इन सभी प्रश्नों को मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। तो
मिलते हैं किसी और बेहतरीन वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ, क्योंकि अगर मैं सभी प्रश्न को इसी में कराऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैं क्या किया, इतने में ही कंप्लीट कर दिया। तो चलिए किसी और नेक्स्ट टॉपिक पर अगले दिन मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।